गुड इवनिंग टू डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ सकें। कल भी बच्चे बहुत कम थे, क्योंकि कल तो मैं मानता हूं कि पहली बार क्लास लगी थी इसलिए बच्चे कम थे, लेकिन आज सुबह वाली क्लास में तो बच्चे बहुत ज़्यादा कम थे। तो वीडियो को शेयर करें थोड़ा। और सुबह तो कमेंट करने के लिए मैंने बोला नहीं, तो किसी ने कमेंट भी नहीं किया था, तो कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे आज का हमारा रोमांचक सफ़र। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, और बीच बीच में क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप मिस कर सकते हो। इसीलिए वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए। हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके। वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन डालूंगा, जी बिल्कुल क्वेश्चन डालूंगा मैं। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं मुझे गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन डालूंगा मैं, बिल्कुल डालूंगा मैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और जैसे ही ये क्लास ख़त्म होती है, आज ये जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी, इस क्लास ख़त्म होने के बाद में या इस क्लास के ख़त्म होते होते आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सब कुछ ऑल सेट हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिका की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। कोशिका यानी कि जो सेल होती है, उसकी कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तक संवर्धन, बी है टिश्यू कल्चर, सी है ए और बी दोनों, और डी है एक्सप्लांट। जवाब देना है आपको, कोशिका की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी होगा आपका एक्सप्लांट। क्या होगा इसका जवाब, लाइव चैट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ए और बी दोनों, या एक्सप्लांट। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जो कोशिका की कृत्रिम माध्यम में जब हम वृद्धि करते हैं, या कोशिका को हम जब कृत्रिम माध्यम में उगाते हैं, या उनकी बढ़ोतरी करते हैं, या उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो उसको हम हिंदी में उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। और इसी शब्द को इंग्लिश में हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। यानी कि टिश्यू किसको कहते हैं, टिश्यू या उत्तक किसको कहते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह उत्तक या टिश्यू कहलाता है। और उन उत्तकों का संवर्धन करना, या उन टिश्यू का कल्चर करना, या उनको उगाना, या उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना ही टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन कहलाता है। और इसके लिए हम जो सबसे पहली कोशिका लेते हैं, या वो कोशिका जिससे हम आगे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उसको हम एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि सपोज दैट आपने किसी भी जीव से एक कोशिका ली, उस जो पहली आप कोशिका लोगे, या जो मेन कोशिका होगी जिससे आप आगे कोशिकाओं का निर्माण करोगे, वो ही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सप्लांट कहलाएगा। और ये क्वेश्चन पीछे बीएचयू में आया हुआ है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है लेक्राइमल ग्रंथि, सी है अग्नाशय, और डी है आमाशय। जवाब देना है आपको, मानव शरीर से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से, लेक्राइमल ग्रंथि से, अग्नाशय से, या फिर आमाशय से। क्या होगा इसका जवाब, ए बी सी या डी। क्या होगा इसका जवाब, पीयूष ग्रंथि, लेक्राइमल, अग्नाशय, आमाशय। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, लेक्राइमल ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में जो लेक्राइमल ग्रंथियाँ होती हैं, वो आंखों के ऊपर होती है, आंखों के अंदर ऊपरी भाग में होती है। और वहाँ से जब भी हम किसी तकलीफ में, या हमें जब हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, कचरा चला जाता है, या हम रोते हैं, तो उस दौरान ये लेक्राइमल ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और यहाँ से आंसू निकलते हैं। तो अब ध्यान रखना, लेक्राइमल ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लेक्राइमल ग्रंथियाँ आंसू निर्माण में, या लेक्राइमल ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और बच्चे हमेशा जीवाणु की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दे देते हैं। तो रॉबर्ट हुक इसमें आंसर नहीं होगा। जवाब देना है आपको, जीवाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ल्यूवेन हुक, बी है रॉबर्ट हुक, सी है ब्रायन मिलर, और डी है कुहने। क्या होगा इसका जवाब, जीवाणु की खोज का श्रेय ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट हुक, ब्रायन मिलर, या कुहने।
जवाब दीजिए जल्दी से, ए, बी, सी या डी, जीवाणु की खोज का श्रेय। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला ल्यूवेनहॉक, बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु की खोज का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है। जीवाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अस्थियों को जोड़ने का श्रेय जाता है। मानव अस्थियों को जोड़ने का श्रेय मतलब मानव जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों का मतलब यहाँ हड्डियों से हैं, हड्डियां या अस्थियां एक ही बात होती है। तो मानव शरीर की जो हड्डियां या अस्थियां होती हैं वो आपस में किस पदार्थ के द्वारा जुड़ी होती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लेटेक्स, ऑप्शन नंबर बी है लिगामेंट, सी है आपका लेमिला और डी है फिलमेंट। जवाब देना है आपको, मानव अस्थियों को जोड़ने का श्रेय जाता है। मानव अस्थियों को जोड़ने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लेटेक्स, बी है लिगामेंट, सी है लेमिला और डी है फिलमेंट। क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी या डी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला लिगामेंट, बिल्कुल सही जवाब है। मानव अस्थियों को जोड़ने का श्रेय लिगामेंट को जाता है। मानव अस्थियों को जोड़ने का श्रेय लिगामेंट को जाता है। लिगामेंट नामक एक पदार्थ होता है, एक विशेष पदार्थ होता है जो दो हड्डियों के बीच में होता है और दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य इसी लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार की पेशी है? अब हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो हृदय पाया जाता है वो किस प्रकार की पेशी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रेखित पेशी है, बी है क्रॉस, सी है संयोजी और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है आपको, हृदय किस प्रकार की पेशी है? हृदय किस प्रकार की पेशी है? रेखित है, क्रॉस है, संयोजी है या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका जवाब? जवाब दीजिए जल्दी से, हृदय किस प्रकार की पेशी है, ए, बी, सी या डी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। हृदय किस प्रकार की पेशी? हृदय एक रेखित, क्रॉस और संयोजी पेशी मानी जाती है। हृदय हमारे शरीर की रेखित, क्रॉस और संयोजी पेशी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर उपरोक्त सभी है वो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको पूरी तैयारी अपनी पूरी तरह से कवर करते हुए चलना है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अग्नाशय, बी है आमाशय, सी है पीयूष और डी है थायराइड। पीयूष यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब जवाब देना है आपको, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, आमाशय से, पीयूष ग्रंथि से या थायराइड ग्रंथि से? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, पीयूष ग्रंथि या थायराइड से? क्या होगा इसका जवाब, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? जिसने इसका जवाब दिया है, इंसुलिन का जवाब दिया है जिसने, अग्नाशय जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो अग्नाशय होता है, देखिए अब इसको ध्यान से समझिए, अग्नाशय के अंदर होते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं और उन लैंगरहैंस द्वीप समूह यानी कि अग्नाशय के अंदर एक भाग होता है जिसको लैंगरहैंस द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं या लैंगरहैंस कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। उसी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। वापस से समझ लीजिए, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अग्नाशय से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं तो इसका जवाब आपको देना है 6 प्रकार के। अग्नाशय से जो हार्मोन निकलते हैं वो 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं मोस्टली। और अगर आमाशय से पूछ लिया जाए कि आमाशय से कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं तो इसका जवाब देना है आपको 2 प्रकार के हार्मोन। यानी कि आमाशय से तो 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और अग्नाशय से 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और ये इंसुलिन वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा, पूछा जाएगा। ध्यान रखना, इंसुलिन कहाँ से स्रावित हो रहा है? इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि आपको ये इंसुलिन का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, पीछे एग्जाम में भी, चूंकि एग्जाम में पूछा हुआ है और अब भी वापस पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C45 यानी कि C45 H69। H69 का मतलब H69 O14 यानी कि O14, C45 H69 O14, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
एक बार ऐसा भी पूछा गया था कि जो इंसुलिन होता है वो किस प्रकार का हार्मोन, तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसका निर्माण 51 प्रकार के अम्लों से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? 51 प्रकार के अमीनो अम्लों से इसका निर्माण होता है। तो मैंने इंसुलिन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दी है। हो सकता है कुछ छूट गया हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हो बाद में। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन पचता नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन पचता नहीं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोटीन, बी है एंजाइम, सी है खनिज लवण, डी है वसा। जवाब देना है आपको प्रोटीन, एंजाइम, खनिज लवण या वसा। किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन पचता नहीं है? प्रोटीन, एंजाइम, खनिज लवण या वसा। जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? प्रोटीन, एंजाइम, खनिज लवण या वसा। किसकी अनुपस्थिति, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ होगा जिसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन पचेगा नहीं? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला एंजाइम, बिल्कुल सही जवाब है। हमारे जब भोजन में पाचन क्रिया चलती है, भोजन के पाचन की क्रिया चलती है, तो उस समय विभिन्न प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है और उन्हीं एंजाइम के कारण ही भोजन पचता है। अगर वो एंजाइम का निर्माण उन एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन हमारे शरीर में पचेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहाँ होती है? अब ध्यान से समझना है इस चीज को। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, अब प्रकाशिक अभिक्रियाओं को कहीं बार वो लाइट रिएक्शन पूछ लेता है, वो हिंदी में लिख देता है वो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है या लाइट अभिक्रिया कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है मैट्रिक्स, बी है स्ट्रोमा, सी है ग्रेना और डी है केंद्रक। जवाब देना है आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर ए है मैट्रिक्स, बी है स्ट्रोमा, सी है ग्रेना और डी है केंद्रक। जवाब दीजिए मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, ग्रेना या केंद्रक, ए, बी, सी और डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला ग्रेना, बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवक के ग्रेना में होती है। ग्रेना कहाँ पर पाया जाता है? ग्रेना कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसको हरित लवक कहते हैं। हरित लवक के अंदर ग्रेना पाया जाता है और हरित लवक के अंदर ही स्ट्रोमा भी पाया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है उस दौरान? एटीपी और एनएडीपी, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपी इसका निर्माण होता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि एटीपी और एनएडीपी का निर्माण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब अप्रकाशिक का मतलब प्रकाश की जो ये वाली रिएक्शन हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, ये तो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही थी, यानी कि जब प्रकाश उपस्थित होगा, सूरज का प्रकाश उपस्थित होगा तो उस समय होगी। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये कब होगी? जब प्रकाश अनुपस्थित होगा, यानी कि जब अंधेरा होगा तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। और इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डार्क यानी अंधेरा, तो डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन होती है। और ये कोशिका के कौन से हिस्से में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मैट्रिक्स, बी है स्ट्रोमा, सी है ग्रेना और डी है केंद्रक। अब बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, ग्रेना या केंद्रक। अब ग्रेना का मैं बता चुका हूं कि ग्रेना कहाँ पर होता है। ग्रेना हरित लवक के अंदर होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया इसके अंदर होती है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया पूछ लिया जाए तो इसका आंसर देना है आपको स्ट्रोमा। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों में से एक सवाल बार बार पूछा जाता है। दोनों में से कोई ना कोई सवाल आएगा ही आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। BHU, ICAR, जेट किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कंफ्यूज करने वाला होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पूछे या लाइट रिएक्शन पूछे तो प्रकाश की उपस्थिति में होगी और हरित लवक के ग्रेना में होगी। अगर अप्रकाशिक अभिक्रिया पूछे तो प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी, अंधेरे के अंदर होगी और हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होगी।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो न्यू स्टूडेंट आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। कल से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी के वो थोड़े डीप आएंगे और थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले आएंगे और नए क्वेश्चन आएंगे कल से। तो कल से ज़्यादा संख्या में आना है आपको, क्योंकि अभी क्लासेस वापस से चालू किए तो बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी रिवीजन करवा दूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लीची का खाने वाला भाग है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी सेगमेंट में बीएचयू के अंदर पूछा गया था, बीएचयू 2017 का सवाल है और बायोलॉजी में पूछा गया था। एग्रीकल्चर का सवाल नहीं है, बायोलॉजी का सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया था लीची का खाने वाला भाग है और ये AAO में आया हुआ सवाल भी है, AAO में एग्रीकल्चर में पूछा हुआ सवाल भी है। लीची का खाने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एरिल, बी है सीड कोट, सी है मीजोकार्प और डी है जूसी हेयर। जवाब देना है लीची का खाने वाला भाग है, लीची का खाने वाला भाग है एरिल, सीड कोट, मीजोकार्प या जूसी हेयर। एरिल, सीड कोट, मीजोकार्प या जूसी हेयर, क्या होगा इसका जवाब? लीची का खाने वाला भाग एरिल, सीड कोट, मीजोकार्प या जूसी हेयर। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला एरिल, बिल्कुल सही जवाब है। जो लीची होती है उसका खाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का खाने वाला भाग एरिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरिल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ ले जो नींबू वर्गीय फल है या जो संतरा है या जो मौसमी है उसका क्या होता है? उसका जूसी हेयर होता है, यानी कि जो नींबू या संतरा या किन्नु होते हैं उसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हेयर होते हैं या बाल नुमा संरचनाएं होती हैं और वो जूस से भरी होती हैं, इसलिए उसको जूसी हेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मीजोकार्प आप लोग जानते हो, मीजोकार्प किसका होता है? आम का होता है। आम का जो खाने वाला भाग होता है वो मीजोकार्प होता है या मध्य फल भित्ति होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर की अस्थियां किसकी बनी होती है? मानव शरीर की अस्थियां, अस्थियां बोले तो हड्डियां, अस्थियां एक ही बात होती है। तो मानव शरीर की हड्डियां या अस्थियां किसकी बनी होती हैं? अब यहाँ पर आप सब लोग जानते हो कि हाँ कैल्शियम की बनी होती है सर, लेकिन कैल्शियम के भी तो विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। अब आपको जवाब देना है किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, बी है कैल्शियम ऑक्सलेट, सी है कैल्शियम ग्लूकोनेट और डी है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड। जवाब देना है मानव शरीर की अस्थियां किसकी बनी होती है? मानव शरीर की अस्थियां किसकी बनी होती है बताना है आपको, ए, बी, सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर की अस्थियां, मानव शरीर की अस्थियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। मानव शरीर की अस्थियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्पीशीज प्लांटेरम, बी है आपका प्लांटेरा नेचर, सी है आपका ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक, कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक बतानी है आपको, क्या होगा इसका जवाब? ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है आपको, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है स्पीशीज प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। कैरोलस लिनियस ने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। उसमें उसने प्लांट यानी पादप जगत के विभिन्न पादप जगत का वर्गीकरण किया था और उनकी विभिन्न जातियों, वर्गों, वंशों और गुणों के बारे में बताया था। तो कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? स्पीशीज प्लांटेरम। ये क्वेश्चन जेट में पूछा गया है एक बार, ठीक है, एक बार जेट में पूछा गया था कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक। उसमें पूछा गया था कि स्पीशीज प्लांटेरम जो पुस्तक है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है, ऐसे पूछा गया था, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है आपसे। तो ध्यान रखना, कैरोलस लिनियस ने कौन सी किताब लिखी थी? स्पीशीज प्लांटेरम किताब लिखी थी, ठीक है। तो ए वाला जवाब इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? राइबोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए है आपका धनात्मक होती है, बी है ऋणात्मक, सी है उदासीन और डी है कोई नहीं। जवाब देना है राइबोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, या राइबोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, उदासीन होती है या कुछ भी नहीं होता है? जवाब देना है आपको।
जिसने इसका जवाब दिया है ऋणात्मक, बिल्कुल सही जवाब है। राइबोसोम में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश पाया जाता है। तो ध्यान रखना, राइबोसोम में पाए जाने वाली प्रोटीन पर ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश पाया जाता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद में आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और कमेंट में भी लिखना है उस आंसर को, ताकि 2 बार रिवीजन होगा आपका। एक तो आप टिक मार्क कर दोगे, दूसरा आंसर कमेंट में भी देना है। जिसका सबसे मतलब जो बच्चे आंसर देंगे उनमें से किसी एक आंसर को या किसी एक स्टूडेंट का नाम उठाऊंगा मैं, और कल जब इस समय क्लास लगेगी तो उसमें उसका नाम लूंगा मैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या मैंने तो अपलोड कर दिया है, थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल के अंदर जाना है, मेरे चैनल को ओके करना है। ओके करने पर वीडियो प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट के पास में आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इधर प्लेलिस्ट लिखी हुई है, प्लेलिस्ट के पास में ही एक कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, उस पर ओके करना है। तो उस पर जैसे ही आप ओके करोगे तो ऊपर आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, वो क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ उसका आंसर देना है, कमेंट में लिखना है और लाइक करना है उसको, ठीक है? वहाँ से फिर मैं आपका नाम पिक कर लूँगा और कल जब इस समय क्लास लगेगी तो उसका नाम लूँगा मैं, ठीक है? ये जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी। और जो नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका आंसर बता दिया मैंने, ऋणात्मक होता है। राइबोसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन, उस पर आवेश ऋणात्मक होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक मुक्त आयन होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक मुक्त आयन। ऑप्शन नंबर ए है N मतलब नाइट्रोजन, B है मतलब K मतलब पोटेशियम, C क्लोरीन और D कोई नहीं। कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक मुक्त आयन बताने हैं आपको। कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक मुक्त आयन N, K, C या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक आयन कौन से होते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक मुक्त आयन पूछ लिया जाए तो पोटेशियम होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम होते हैं। पोटेशियम के बारे में मैंने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी थी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर किसी को पता है तो बता सकता है, वरना मैं बता देता हूँ। देखिए जो रंध्र होते हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, उन रंध्र को खोलने का काम भी कौन करता है? पोटेशियम आयन करता है। जो पत्तियों के ऊपर रंध्र होते हैं उन रंध्रों को खोलने का कार्य भी कौन करता है? पोटेशियम आयन करता है। और इस कार्य को करने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद ली जाती है। इस कार्य को करने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद ली जाती है। समझ में आ गया? तो अब ध्यान रखना, कोशिका में पाए जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन अगर पूछ ले तो सर्वाधिक मुक्त आयन पोटेशियम आयन होता है। पोटेशियम आयन पत्तियों के रंध्रों को खोलने का काम भी करता है और खोलने के लिए वो साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद भी लेता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परासरण दाब को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पोटोमीटर, बी है ओस्मोमीटर, सी है अल्टीमीटर और डी है एरिलोमीटर। बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। परासरण दाब को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? परासरण दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर, ओस्मोमीटर, अल्टीमीटर या एरिलोमीटर। परासरण दाब को मापा जाता है, पोटोमीटर, ओस्मोमीटर, अल्टीमीटर या एरिलोमीटर। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। परासरण दाब को मापते हैं पोटोमीटर, ओस्मोमीटर, अल्टीमीटर या एरिलोमीटर। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, ओस्मोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। परासरण दाब को ओस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। परासरण दाब को ओस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? परासरण दाब को ओस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नीचे दिया गया है एक शब्द एरिलोमीटर। अब एरिलोमीटर का सवाल बार बार, ये तो ओस्मोमीटर और एक एरिलोमीटर। ओस्मोमीटर तो बायोलॉजी में पूछा जाता है और एरिलोमीटर का सवाल जेट में पीछे 3 बार एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पूछा जा चुका है कि एरिलोमीटर का क्या उपयोग होता है। तो जो हमारी कपास होती है उस कपास में जो रेशा होता है उस रेशे की परिपक्वता की जांच करने के लिए एरिलोमीटर का उपयोग किया जाता है।
तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि कपास के रेशे की गुणवत्ता या परिपक्वता की जांच करने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जवाब देना है एरिलोमीटर। या फिर आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि एरिलोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो भी आपको आंसर देना है कपास में रेशे की परिपक्वता या गुणवत्ता की जांच करने के लिए एरिलोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, वाष्पोत्सर्जन दर को मापते हैं। वाष्पोत्सर्जन दर, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण दोनों अलग अलग होते हैं, मैं बता चुका हूं बहुत बार। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पौधे के किसी भी वायवीय भाग की बात हो रही है यहाँ पर, अवायवीय भाग की बात नहीं हो रही। वायवीय भाग का मतलब होता है वो भाग, पौधे के वो भाग जो वायु के संपर्क में होते हैं या वायवीय संपर्क में होते हैं, वो वायवीय भाग कहलाते हैं। जैसे पौधे की जड़ों को छोड़कर जो उसका संपूर्ण भाग होता है वो वायवीय भाग होता है। तो पौधे के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वापस से समझ लीजिए क्वेश्चन, देखिए डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना या जल का वाष्प के रूप में ह्रास होना या उड़ना क्या कहलाता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पौधे के वायवीय भागों जैसे फूल, पत्ती, तना, इसके द्वारा ही होता है, जड़ के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन दर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका फोटोमीटर, बी है ओस्मोमीटर, सी है अल्टीमीटर और डी है एरिलोमीटर। अब आपको पता है कि ओस्मोमीटर का उपयोग तो किया जाता है परासरण दाब के लिए, और एरिलोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, एरिलोमीटर का उपयोग कपास के रेशे की गुणवत्ता के लिए। अब बचे दो, फोटोमीटर और अल्टीमीटर। जवाब देना है आपको किससे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। जवाब दीजिए किससे मापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने इसका जवाब दिया है फोटोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। वाष्पोत्सर्जन दर को फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल। पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका फोटोमीटर, बी है ओस्मोमीटर, सी है अल्टीमीटर और डी है पोरोमीटर। जवाब देना है आपको पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल। पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल का मतलब ये है जो हमारी पत्तियां होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों का क्षेत्रफल यानी उनका आकार, उनका एरिया मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, फोटोमीटर, ओस्मोमीटर, अल्टीमीटर या पोरोमीटर। क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला पोरोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल, पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल पोरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल पोरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र। पोर से बना पोरोमीटर, और पोरोमीटर का उपयोग करते हैं रंध्रों का क्षेत्रफल मापने के लिए। पर्ण पर रंध्रों का क्षेत्रफल मापने के लिए पोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक रंध्र के खुलने और बंद होने को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा कारक, यहाँ पर कारक पूछ रहे हैं, तत्व नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, कारक पूछ रहे हैं यहाँ पर। कारक रंध्र के खुलने और बंद होने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रकाश, बी है तापमान, सी है जल की मात्रा और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है निम्न में से कौन सा कारक, निम्न में से कौन सा कारक रंध्रों के खुलने और बंद होने को प्रभावित करता है। प्रकाश, ताप, जल की मात्रा या सभी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से जो प्रकाश, ताप और जल की मात्रा होती है ये तीनों ही रंध्रों के खुलने और बंद होने को प्रभावित करती है। ये तीनों ही रंध्रों के खुलने और बंद होने को प्रभावित करती हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में सिंगर व निकोलसन, बी है बीडल व टेटम, सी है नॉल व रस्का और डी है वॉटसन व क्रिक। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन पूछा गया है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था। मैं भी बताऊंगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको आंसर आता है तो पहले आप इसका आंसर दीजिए, वरना फिर मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ होती है। जिसको आता है वो आंसर दे सकता है।
वरना फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, सिंगर व निकोलसन, बिल्कुल सही जवाब है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने। सिंगर व निकोलसन नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का संबंध जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसमें प्रोटीन और लिपिड की व्यवस्था से है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें प्रोटीन और लिपिड किस प्रकार से, कितनी लेयर में, कितनी परतों में लगी हुई है और उनके बीच में कितना गैप है या उनका जो आकार या आकृति है वो किस प्रकार की है, उसको समझाने के लिए सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया था। जैसे आप समझ सकते हो कि जो डीएनए को समझाने के लिए वॉटसन व क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया था, उसी प्रकार से प्लाज्मा की जो प्लाज्मा झिल्ली जो है उसमें प्रोटीन और लिपिड की व्यवस्था को समझाने के लिए सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रस्तुत किया था। ये मॉडल इन्होंने 1972 में दिया था, 1972। कब दिया था? 1972 यानी कि 1972 में दिया था। और इसके उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड की व्यवस्था होती है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। कल आपकी लास्ट क्लास लगेगी रिवीजन से रिलेटेड, मतलब अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उनको पुराने जो क्वेश्चन है वो रिवीजन करवा रहा हूँ। कल आपकी क्लास ऐसी और लगेगी जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे करवा चुका हूँ उनको वापस से करवाऊँगा और फिर कंटिन्यू आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर जाना। कल भी मैंने देखा था कि कमेंट बहुत कम बच्चों ने किया था। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। और कल सुबह जो आपकी क्लास आएगी एग्रीकल्चर की, वो फर्स्ट क्लास आएगी, सस्य विज्ञान की पहली क्लास होगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको आना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को भी शेयर करना है। और उस वीडियो के बाद में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और ये क्लास खत्म होने के बाद में आपको चैनल में जाना है, चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना है, उसको लाइक करना है और कमेंट में उस आंसर को लिखना है। इनमें से जो भी आप कमेंट करोगे उनमें से किसी एक का नाम उठाऊंगा और कल उसका नाम वीडियो में ऐड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ठीक सुबह 11:30 बजे कल। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।